Hello students, good morning to all of you. Welcome to another lecture of corporate law. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ई वोटिंग। आपके बुक्स में किसी बुक्स में ये टॉपिक अवेलेबल होगा, किसी बुक में टॉपिक अवेलेबल नहीं है। तो जिन बच्चे के पास जिनके बुक्स में ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है वो इस वीडियो को देखें और इससे इस टॉपिक को समझें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं ई वोटिंग। ई वोटिंग का बेसिकली मीनिंग है ऐसी वोटिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से की जाएगी, यानी कि आपको फिज़िकली वोटिंग के लिए प्रेजेंट नहीं होना है। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे किसी भी जगह पे अगर आप अवेलेबल हैं तो जिस भी जगह पे आप हो उसी जगह से आप अपनी वोटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन ही कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो, जैसा कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पढ़ा था, और इसी तरह से आप वोटिंग भी कर सकते हो। कंपनी की मीटिंग्स के लिए अगर कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रस्ताव पास करना है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जहाँ पे भी अवेलेबल हो अपने अवेलेबल साधन से उस जगह पे आप इजीली वोटिंग कर सकते हो। अब ई वोटिंग के कुछ फीचर्स मैंने दिए हैं, ये कुछ पॉइंट्स आप इन्हें कह सकते हो। सबसे पहला, ई वोटिंग फैसिलिटी सिर्फ कंपनी के सदस्यों को दी जाएगी, मेंबर्स को दी जाएगी। सेकंड, मेंबर्स किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तावों को पास करवाने के लिए अपने वोट दे सकते हैं। तीसरा, शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी थी, हम ये अपॉर्चुनिटी तभी देंगे जब हम ये देखेंगे कि हमारे शेयर होल्डर्स किसी दूर के एरिया में रहते हैं। उस दूर एरिया में रहने की वजह से हम कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। सारे मेंबर्स की कंसेंट या उनकी सहमति का होना ज़रूरी है, इसलिए हम ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सेक्शन 108 है कंपनीज़ के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स का, जिसमें लिखा गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी वोटिंग करा सकते हैं, लेकिन जब सेक्शन 108 में ये चीज़ पारित हुई उसके बाद ही कराया जा सकता था। कंपनीज़ एक्ट 1956 में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था। ई वोटिंग का सिस्टम कंपनीज़ एक्ट 2013 में आया, यानी कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जब किए गए तो वो रूल्स बनाए गए 2014 में, उसमें ई वोटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद रूल 20 का सब सेक्शन 1 कहता है, यानी 20 का फर्स्ट रूल 20 में दो ऑप्शंस हैं, 20 का 1 और 20 का 2। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है कि इस रूल के प्रोविज़न्स कंपनी की जनरल मीटिंग के लिए यूज़ होंगे, उसके लिए अप्लाई होंगे, और ऐसे रूल के लिए आपको मीटिंग स्टार्ट होने से पहले नोटिस देना ज़रूरी है। तो ये हमने किया रूल 20 का पार्ट 1। अब रूल 20 का सेकेंड पार्ट हमें कहता है जिस कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को या अपने इक्विटी शेयर्स को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया है, या फिर ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 1000 मेंबर्स हैं या इससे ज़्यादा ही होने चाहिए, तो कोई कंपनी अपने मेंबर्स को ई वोटिंग सिस्टम की फैसिलिटी दे सकती है। ये है रूल 20 का सबसेक्शन 2। अब बात आती है कि कौन सी कंपनीज़ ई वोटिंग नहीं ट्राई कर सकती। फर्स्ट, जो कि स्मॉल हैं या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग नहीं करा सकती। सेकंड, ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स 1000 से कम हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग नहीं करा सकते। अब आता है ई वोटिंग का पीरियड और वोटिंग कैसी होती है। ई वोटिंग कराने के लिए आपको कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए आप अपनी वोटिंग को ओपन रखेंगे। सभी शेयर होल्डर्स को इसी टाइम पीरियड में अपने वोट्स को कास्ट करना है, चाहे उनके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर फिजिकल फॉर्म में हो। तीसरा, अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी रेजोल्यूशन पे एक बार अगर कोई वोट दे दिया तो वो बाद में इसको चेंज नहीं कर सकता। अब कंपनीज़ के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले कंपनी जिसके कम से कम 1000 शेयर होल्डर हैं, ऐसी कंपनी को सबसे पहले किसी ई वोटिंग प्लेटफॉर्म वाली एजेंसी के पास खुद को रजिस्टर कराना होगा। दूसरा, ई वोटिंग के लिए अपना शेड्यूल कंपनी को अपनी वेबसाइट पे डालना है। तीसरा, कंपनी जिस प्रस्ताव पे अपने सदस्यों की सहमति या उनके वोट्स चाहती है उन्हें वो रेजोल्यूशन भी अपनी वेबसाइट पे डालना है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सीक्वेंस नंबर यानी कि EVSN कंपनी को जनरेट करना है। उसके बाद कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को भी अपलोड करेगी। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
ये आपके लिए एक पासवर्ड जनरेट करेंगे जो कि हर शेयर होल्डर के लिए अलग होगा। हर शेयर होल्डर को उसकी आईडी और उसका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही वोटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो जितने भी वोट्स टोटल कास्ट हुए हैं इन सब का एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उस रिपोर्ट को कंपनी के रिकॉर्ड्स के लिए कंपनी के पास दे दिया जाएगा। ये था कंपनी के बिहाफ पे प्रोसेस कैसे होता है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स ई वोटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले शेयर होल्डर्स को ई वोटिंग के लिए अपनी यूज़र आईडी से उसे ओपन करना होगा, लॉगिन करना होगा, या फिर अपने पैन से या फिर पासवर्ड से। दूसरा, जैसे वो लॉगिन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिनके शेयर्स हैं ऐसे शेयर होल्डर्स अपना पर्सनल डिटेल्स को पहले कंफर्म करेंगे कि ये उन्हीं का अकाउंट है, उन्हीं का प्रोफाइल है। उसके बाद हर शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने पासवर्ड को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। और जब भी कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी के लिए अपना वोट कास्ट करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस कंपनी के लिए वोट करना चाहता है अपने पासवर्ड को चेंज करे। उसके बाद जब भी वोटिंग पीरियड होगा, यानी कि 3 डेज़ तक जब तक आपकी वोटिंग चलेगी, ई वोटिंग वेबसाइट पे कोई भी शेयर होल्डर किसी भी टाइम जाके डिटेल्स को चेक कर सकता है। उसके बाद या फिर 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी टाइम विज़िट करके वोट कास्ट कर सकता है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने एक बार वोट कर दिया तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर कोई शेयर होल्डर फर्स्ट डे कोई वोट कास्ट कर देता है और वो थर्ड डे सोचता है कि नहीं मुझे इसके फेवर में नहीं, मुझे तो इसके अगेंस्ट में वोट देना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो वोटिंग कर दी जाती है वो ब्लॉक हो जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद शेयर होल्डर्स ऑनलाइन यानी कि अपनी उस कंपनी की वेबसाइट पर ही डिटेल प्रस्ताव को पढ़ेंगे, उस रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे और अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करें, आपकी शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि सारी डिटेल्स आपके पास वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए। अगर प्रस्ताव से आप सहमत हैं तो ही आप अपना वोट उसके फेवर में दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगेंस्ट भी दे सकते हैं। ई वोटिंग के लिए आपको प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी शेयर होल्डर के सिग्नेचर्स को हमने वेरीफाई नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटिंग होने की वजह से आपको फिजिकल बैलेट पेपर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। शेयर होल्डर एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए भी वोटिंग कर सकता है। उसके बाद लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में होगा कि अवेयरनेस नहीं होती एक तो शेयर होल्डर्स में, उन्हें नहीं पता कि मेल आईडी कैसे यूज़ करनी है, कैसे पासवर्ड करना है। अगर उनकी आईडी या पासवर्ड किसी गलत हैंड्स में आ जाते हैं तो इसका मिसयूज़ हो सकता है। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो भी डाटा आपका रिक्वायर्ड है वो मैनिपुलेट नहीं हो। उसके बाद कंपनी जो हमें ई वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी उन्हें हमें शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल्स देनी होगी, तो उसके लिए आपको सारी डिटेल्स शेयर करनी है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा रिस्क क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। और लास्ट ऑप्शन कि शेयर होल्डर्स के पास अपने कास्टेड वोट को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया ई वोटिंग, इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे ई वोटिंग करना है, कंपनी कैसे इसके लिए स्टार्ट करेगी, शेयर होल्डर्स किस तरह से कर सकते हैं, ई वोटिंग का टाइम पीरियड क्या होगा, वोटिंग कैसे करनी है। ये 2 पॉइंट्स हैं कि किन कंपनीज़ के लिए ई वोटिंग अलाउड नहीं है। रूल्स 20 हमने पढ़े हैं कि कम से कम 1000 मेंबर्स होने चाहिए या फिर जिस कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया है वही कंपनी ई वोटिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा ई वोटिंग। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।